हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई एम शालिनी वाधवा। देखो, हमने इस चैप्टर का पार्ट 1 डिस्कशन किया था, जिसमें हमने मीनिंग ऑफ गुड्स एंड द टाइप्स ऑफ गुड्स को डिस्कशन किया था। वो वीडियो आप वहां जाके देख सकते हैं। इसका सेकेंड पार्ट जो स्टार्ट होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट। देखो, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, अगर मैं आपको उसके बारे में बताऊं तो देखो, जब कोई फैक्ट्री चलती है उसमें हमें इन्वेस्ट करने की जरूरत पड़ती है। फैक्ट्री को चलाने के लिए एसेट चाहिए, मशीनें चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। उसमें जो भी पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं, किस पर्पस के लिए करते हैं? ताकि हम आगे अर्निंग कर पाए, वो कैपिटल हमारी आगे बढ़ पाए, है ना। इसी वर्ड को, इसी प्रोसेस को हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अगर हम इसको बुकिश लैंग्वेज में पढ़े तो देखो, इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। हम अकाउंट्स कितने मंथ्स के बनाते हैं? 12 मंथ्स के। तो हम ये देखते हैं एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में हमारी कैपिटल में कितना चेंज आया। हमने स्टार्टिंग में कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की थी और एट द एंड वो कैपिटल कितनी हो चुके हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो नोन एज द कैपिटल फॉर्मेशन। तो कैपिटल फॉर्मेशन, तो इसीलिए इसका जो फॉर्मूला बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? अगर हम ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर दें तो हम देख सकते हैं हमारी चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितने से हुई है। तो देखो, इन्वेस्टमेंट मीन्स चेंज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या है? डाल्टा के का चेंज इन इन्वेस्टमेंट। कहते जब हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो हमारी प्रोडक्शन बढ़ती है, मशीनों का आना, रॉ मटेरियल बढ़ना, तो हमारी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ये जो पूरा प्रोसेस है मैन मेड प्रोसेस है, जिसमें हम अपनी कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग क्या कर सकते हैं? बिल्डिंग, रोड्स, ब्रिज, मशीन्स, है ना। तो इस तरह की हम अपनी कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ाते हैं और हमारा मोटिव क्या होता है कि ये पैसे जो हमने इन्वेस्ट किए हैं इससे हमारी अर्निंग बढ़े। तो जब इस पर्पस के लिए पैसा लगाया जाता है उसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। देखो, नेक्स्ट टॉपिक आता है कंपोनेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। कंपोनेंट में पहला कंपोनेंट आता है फिक्स इन्वेस्टमेंट। देखो, एक फैक्ट्री में आप दो तरीके का इन्वेस्टमेंट देखोगे। एक होती है फिक्स इन्वेस्टमेंट, दूसरी होती है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है? जो हम अपनी फिक्स एसेट्स में करते हैं, लाइक फर्नीचर लेना, मशीन लेना, जो ऐसी गुड्स जो हमने ली तो है फॉर द प्रोडक्शन पर्पस के लिए हमने उसको लिया गया है, उसको हम फिक्स एसेट बोलते हैं। और जो इन्वेस्टमेंट हम फिक्स एसेट में करते हैं उसको हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे बोला इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में हमने अपनी फैक्ट्री में कितनी एसेट्स को बढ़ाया, स्टार्टिंग कहाँ से किया था और बढ़ा एट द एंड हम कितनी हमारे पास होगी, उसको हम फिक्स इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल किया हुआ है, दिया हुआ है कि हमारी 2013 के बिगनिंग में हमारे पास 10 मशीन थी। 1 अप्रैल को हमारे पास 10 मशीन थी। एट द एंड हमारे पास वो कितनी होगी? 30। साल के अंत में वो हमारे पास कितनी होगी? 13। तो हमारे कितने से स्टॉक में चेंज आया? 3 मशीन। हमारे पास 3 मशीन जो है ज्यादा आ गई। वो 10 मशीनरी थी 20 करोड़ की, ये 13 मशीनरी थी 28 करोड़ की। तो यानी कि जो हमारी मशीनों की वर्थ है वो भी कितने करोड़ से बढ़ गई? 8 करोड़ से। तो फिक्स इन्वेस्टमेंट क्या है? इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम। एक स्पेसिफिक पीरियड को हम देखते हैं कि उसमें कितना चेंज आया। नेक्स्ट आती है कि हमारे पास अगर फिक्स इन्वेस्टमेंट आती है फैक्ट्री में तो उसका क्या फायदा रहता है? देखो, फिक्स एसेट के इन्वेस्टमेंट बढ़ने से हमारी जो स्टॉक है लार्ज कैपिटल गुड्स हो जाएंगी, यानी कि फैक्ट्रीज में ज्यादा मशीनें हो जाएंगी, कैपिटल गुड्स ज्यादा हो जाएंगी। नंबर 2, हमारा स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। पहले जो हमारी प्रोडक्शन चल रही थी उससे हमारा स्केल यानी कि हम आउटपुट ज्यादा ले पाएंगे। नेक्स्ट आता है द ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन जो है लार्ज स्केल पे होने लग जाएगा। और दूसरा, मशीनों को चलाने के लिए लेबर भी तो चाहिए, तो हम हायर द एम्प्लॉयमेंट मोर आउटपुट एंड द ग्रोथ। तो इससे क्या होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और जो इकोनॉमिक है ग्रोथ बढ़ेगी। नेक्स्ट आता है, अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन आए कि फिक्स इन्वेस्टमेंट एंड द स्केल ऑफ प्रोडक्शन क्या है, तो आप डिस्कशन करोगे कि जब कोई फैक्ट्री में फिक्स इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो उस फैक्ट्री का जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है बढ़ जाता है, उसकी आउटपुट ज्यादा हो जाती है, वो ज्यादा प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद मैंने आपको सेकंड बताया
कि आप और किस तरह की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एक आती है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट यानी कि जिस चीज की आप प्रोडक्शन कर रहे हो उसके लिए रॉ मटेरियल भी तो चाहिए, स्टॉक भी तो चाहिए। तो इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। तो इसलिए बोला चेंज इन इन्वेंट्री इन द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम बोलते हैं चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे निकालेंगे, यानी कि जो बिगनिंग में हमारा स्टॉक था और जो एंडिंग में आया उसमें जो चेंज आया उसमें हमें पता चल जाएगा चेंज इन स्टॉक कितना है। फिर कहते हैं एक फैक्ट्री के पास देखो 3 तरीके का स्टॉक मेंटेन होता है। एक होता है स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश यानी कि जो अभी गुड्स कंप्लीट नहीं हुई है बनके, लास्ट आता है रॉ मटेरियल का स्टॉक। तो ये 3 स्टॉक एक कंपनी एक फैक्ट्री मेंटेन करके चलती है। जो टोटल स्टॉक है इसको हम चेंज इन इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है इन दोनों इन्वेस्टमेंट को मिला के हमारी टाइप्स बनती है। पहले आती है टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसमें आती है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में हम फिक्स इन्वेस्टमेंट को और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को ऐड कर देंगे तो हमारे पास ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या कहती है, दे ऑल्सो इंक्लूडेड द इन्वेस्टमेंट मेड द रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटल एसेट्स, यानी कि हम इसमें एक ऐसी कॉस्ट को इंक्लूड करके चलते हैं कि इन मशीनों को रिप्लेसमेंट भी हम दे सके। तो कहने का मतलब ये है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करके चलती है और दूसरा नेट इन्वेस्टमेंट डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करके नहीं चलती है। तो देखो नेट इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया, इट डज नॉट इंक्लूड द इन्वेस्टमेंट इज मेड द रिप्लेसमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। आप सिंपल वर्डिंग में भी लिख सकते हो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इंक्लूडेड द डेप्रिसिएशन और नेट इन्वेस्टमेंट इज नॉट इंक्लूडेड द डेप्रिसिएशन। अब बोलो डेप्रिसिएशन क्या होती है। डेप्रिसिएशन का मतलब है जो हमारी फिक्स एसेट है उनकी वेयर एंड टेयर के यूज से हमारी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, उसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इंक्लूड करके चलती है और नेट इन्वेस्टमेंट में से उसको हटा दिया जाता है। नेक्स्ट आता है, कहते जब हमारी नेट इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो उससे क्या होता है, अगर हम स्टॉक ऑफ कैपिटल बढ़ रहा है तो यानी कि हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, हम मोर एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी हमारी बढ़ रही है। नेक्स्ट जो हमने वर्ड यूज किया डेप्रिसिएशन, हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो नेक्स्ट वर्ड आता है डेप्रिसिएशन। तो देखो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, इट डिक्लाइन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। जब हमारी कोई फिक्स एसेट की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो जाती है, उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो नोन एज द कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये उसका दूसरा नाम हो गया। अब डेप्रिसिएशन के क्या रीजन होते हैं। पहला रीजन रहता है नॉर्मल वेयर एंड टेयर ऑफ एसेट। जैसे जैसे टाइम पास होता है, टाइम निकलता है, तो हमारी जो मशीन्स होती हैं उनकी वैल्यू दिन बर दिन घटती जाती है क्योंकि हम उसको यूज करते हैं। तो पहला रीजन हो सकता है डेप्रिसिएशन का वेयर एंड टेयर। दूसरा आता है एक्सीडेंटल डैमेज। एक्सीडेंटल डैमेज का मतलब है कोई रूटीन वर्क चल रहा था, उसको रिपेयर की जरूरत पड़ेगी। जैसे मशीन चल रही थी, है ना, मशीन चलते चलते उसका कोई पार्ट खराब हो गया, है ना, उसको रिपेयर की जरूरत पड़ी, तो इसको एक्सीडेंटल डैमेज बोलते हैं, वो भी डेप्रिसिएशन का पार्ट होता है। नेक्स्ट आता है एब्सोलेंस। इसका मतलब क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल चेंज, यानी कि जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है पुरानी एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो डेप्रिसिएशन की उसको भी डेप्रिसिएशन में इंक्लूड किया जाता है। तो एक आता है अनएक्सेप्टेड एफ्लुएंस, यानी कि जब कोई एक्सीडेंटल यानी कि मेजर एक्सीडेंटल जो नेचुरल क्लाइमेट्स की वजह से होता है उसको हम डेप्रिसिएशन में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो देखो आगे इसमें डिटेल में बताया गया है। वेयर एंड टेयर का मतलब क्या है, नॉर्मल वेयर एंड टेयर यानी कि जो टाइम जो है, पीरियड ऑफ टाइम जब बढ़ता रहता है तो हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में हमारी एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, डाउन हो जाती है, उसको हम वेयर एंड टेयर बोलते हैं। एक्सीडेंटल डैमेज में क्या आएगा, जब हमारी कोई एसेट फिक्स पीरियड के लिए कुछ एक्सीडेंटल प्रोडक्शन प्रोसेस करते टाइम मशीनों में कोई दिक्कत आ गई, उसको जो रिपेयर करने के लिए जो हमारी कॉस्ट जाती है वो जाती है एक्सीडेंटल डैमेज में। नेक्स्ट आता है एब्सोलेंस, यानी कि फिक्स एसेट बिकमिंग द एब्सोलेंट आउट ऑफ अपडेटेड, यानी कि वो आउट ऑफ फैशन से चली गई, उसकी कोई टेक्नोलॉजी नहीं रही है। उसका रीजन क्या रहता है, चेंज इन टेक्नोलॉजी। जैसे अब एलईडी है, पहले टीवी यूज होते थे, अब एलईडी टीवी यूज होते हैं,
तो उसमें टेक्नोलॉजी में चेंज आया, जिसकी वजह से एलईडी टीवी की डिमांड बढ़ जाएगी और टीवी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये रीजन रहता है एक्सेप्टेड एक्सुलेंस, यानी कि इसको हम डेप्रिसिएशन में इंक्लूड करते हैं। दूसरा नोट में आपको दिया हुआ है अनएक्सेप्टेड एक्सुलेंस, यानी कि जिसको हम डेप्रिसिएशन में इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी कि जो कि कैपिटल लॉस का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, किसी मार्केट वैल्यू, फिक्स एसेट का मार्केट वैल्यू का गिर जाना, रिसेशन पीरियड आ गया, किसी देश में मंदी का पीरियड आ गया, उसकी वजह से उसकी एसेट की वैल्यू डाउन हो चुकी है, तो उसको वो कैपिटल लॉस है, वो डेप्रिसिएशन का पार्ट नहीं है। नेचुरल क्लाइमेट्स की वजह से फ्लड आ जाना, अर्थक्वेक आ जाना, तो उसकी वजह से भी जो हमारी एसेट का नुकसान होता है वो भी कैपिटल लॉस का पार्ट होता है, उसको डेप्रिसिएशन में इंक्लूड नहीं किया जाता। देखो नेक्स्ट आता है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। अब मैं आपको इसके एक एग्जांपल से बताती हूँ। देखो आपने एक स्कूटर लिया, नया स्कूटर, ठीक है, आप उस अपनी एक गोलक मेंटेन करके चल रहे हो, आपको पता है कि ये चीज पुरानी होने वाली है, तो आपने क्या किया, आप हर साल अपनी पॉकेट मनी में से कुछ पैसे अपनी गोलक में डाल रहे हो कि ताकि जब ये स्कूटर पुराना हो जाएगा तो मैं इसकी कुछ सालों बाद नया ले आऊंगा। तो जब वो गोलक भर जाएगी कुछ सालों के अंदर, तो ये एसेट पुरानी हो जाएगी, तो इस एसेट्स के बदले में उन पैसों को यूज करके हम नई एसेट ले आएंगे। ठीक है, ऐसे ही फैक्ट्रीज में होता है, जब कोई मशीन हम लेके आते हैं उसकी एक लाइफ को एस्टिमेट कर लिया जाता है कि ये 10 साल चलेगी, 15 साल चलेगी, 20 साल चलेगी, तो उस लाइफ के बेसिस पे हम उतनी लाइफ तक पैसों को प्रॉफिट में से निकालते रहते हैं, उसको अलग से रखते रहते हैं ताकि हम इस एसेट्स की बदले में रिप्लेसमेंट कर सके, यानी कि जब वो पुरानी हो जाएगी तो हम उसके बदले में नई एसेट्स को ले आएंगे। इसी गोलक में जो हमने पैसे डाले थे उसको नाम दे दिया इन्होंने डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। अब इसको हम बुक की लैंग्वेज में पढ़ते हैं। देखो तो ये क्या चीज है, कहते कहते डेप्रिसिएशन लगती है फिक्स एसेट्स के ऊपर, हम उसकी रिप्लेसमेंट रेगुलर इंटरवल पे करनी पड़ती है कुछ टाइम पीरियड बाद, तो हमें नीड टू बी द प्रोविजन फॉर फंड, उस गोलक का नाम इन्होंने रख दिया प्रोविजन फॉर फंड। तो ये क्या चीज की फैसिलिटी हमें देगा, ये हमें फैसिलिटेट करेगा रिप्लेसमेंट ऑफ डेप्रिशिएटेड एसेट, यानी कि जो एसेट की वैल्यू डाउन हो चुकी है उसके रिप्लेस करने के बदले में हमें हेल्प करेगा। कहते ये फंड कैसे निकाला जाता है, एनुअली, यानी कि हर साल हम इसको पैसों को निकालते हैं और इसका नाम क्या बोलते हैं हम, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है कि कोई मशीन आप लेके आए थे 50 लाख की, उसकी लाइफ इन्होंने डिसाइड की 10 साल रहेगी, 10 साल उसकी लाइफ रहेगी, तो हमने उसकी रिप्लेसमेंट आफ्टर द 10 ईयर करनी पड़ेगी। तो इन्होंने क्या किया, इसको 5 लाख हर महीने एनुअली डालने लग गए, हर साल उसको एनुअली डालने लग गए, उससे हमारा क्या क्रिएट हो गया, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा, ये इंपॉर्टेंस रहेगा कि इस फंड का फायदा क्या है कि जब वो पुरानी एसेट्स जो पुरानी हो चुकी है, डेप्रिशिएट हो चुकी है, उसके बदले में हम नई एसेट लेके आएंगे, तो एक बर्डन नहीं क्रिएट होगा कंपनी के ऊपर, वो इजीली उसको रिप्लेस कर सकेगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है स्टॉक एंड फ्लो। देखो स्टॉक क्या बोलते हैं, अगर हम बोले पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला अपनी 1 नवंबर की आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में कितने पैसे थे, आप मुझे बताओ। मैंने एक डेट बताई आपको, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम बताया, यानी कि 1 नवंबर, उस टाइम पे बताओ आपके अकाउंट में कितने पैसे थे। तो यानी कि वो कैसा कॉन्सेप्ट है, वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है, जहां पे हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को यूज करते हैं। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल लिया, ऑन द 31 मार्च 2020 आपके बैलेंस ऑफ सेविंग अकाउंट कितना है, 2 लाख का। इस कॉन्सेप्ट को हम स्टॉक कॉन्सेप्ट बोलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है आपके पास फ्लो कॉन्सेप्ट। फ्लो कॉन्सेप्ट का मीन्स पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बोला, एक पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड क्या होता है, मंथली, डेली, पर वीक, पर क्वार्टर, तो ये पीरियड ऑफ टाइम होता है। तो उसको हम, अगर तुमसे आपसे कोई चीज पूछी जा रही है कि आपका पीरियड ऑफ टाइम में, यानी कि एक मंथली इनकम कितनी है, तो वो फ्लो कंसेप्ट है।
फॉर एग्जाम्पल इनकम फ्लो कंसेप्ट है, एक्सपेंडिचर फ्लो कंसेप्ट है, इंटरेस्ट यानी कि जो चीज कॉन्टिन्यूसली एक टाइम ऑफ पीरियड में चलती रहती है उसको हम फ्लो कंसेप्ट बोलते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास एग्जाम में आता है, स्टॉक एंड फ्लो में क्या डिफरेंस है। तो स्टॉक में आपने पढ़ा पॉइंट ऑफ टाइम और आपने इसमें पढ़ा पीरियड ऑफ टाइम। इट नॉट रिलेटेड टू द डिमिनिशन रिलेटेड पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि हम किसी चेंज नहीं होगा उस पीरियड में। और जबकि इसमें क्या होता है कि चेंज होता रहता है, पर आवर पर डे भी हो सकता है, पर वीक भी हो सकता है, पर मंथ भी हो सकता है। जैसे बैंक में एक पर्टिकुलर डेट पे कितनी डिपॉजिट्स हैं, आपकी वेल्थ कितनी है, आपने कितनी कैपिटल से बिजनेस को शुरू किया था, आपके पास एक क्वांटिटी ऑफ मनी, आपके पर्स में कितने पैसे पड़े हैं, ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है। और आपकी इनकम कितनी है मंथली, आपकी कंजम्पशन यानी कि आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितने, आपके खर्चे कितने हैं मंथली या पर डे, आप कितना इंटरेस्ट कमाते हो अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ये सारे कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं, फ्लो कॉन्सेप्ट, जो रेगुलर बेसिस पे होते हैं, जो कि इसी डिफरेंट में लिखा हुआ है। इस क्लास में आपका टॉपिक कंप्लीट होता है, चैप्टर कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू।